गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना अगला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूएसए हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पहले दो चैप्टर्स में हमने पहले किया था कोल्ड वॉर, कैसे कोल्ड वॉर शुरू हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ, और सेकेंड चैप्टर में हमने वही किया एंड ऑफ बायोपोलरिटी। जो कोल्ड वॉर है उसमें टू पोल्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब जो यूएसएसआर जो सेकंड पोल वो अब ख़त्म हो गया, यूएसएसआर ख़त्म हो गया, तो अब एक ही पोल बचा था, तो वो था यूएसए। तो यूएस को जैसे उसको हम बाइपोलर बोलते थे, और अभी अभी यूएसए पोल बच गया तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे यूनिपोलर। ठीक है, एक ही पोल मतलब यूनिपोलर। तो अब एक ही पोल बच गया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो वो यूएसए था। तो जैसे इसका चैप्टर ही आपको क्लियर कर रहा है यूएसए हेजमनी, मतलब अब एक ही पोल है जो बहुत ही पावरफुल है, वो है यूएसए। तो नेचुरली उसकी हेजमनी, उसकी डोमिनेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होगी। तो ये चैप्टर आपका उसी के रिगार्डिंग है। इस चैप्टर में आपने देखना है कि जो यूएसए है वो कैसे पॉलिटिकली डोमिनेट कर रहा है, जो यूएसए है वो कैसे हमारी कल्चरल एंड सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि यूएसए का कैसे हमारी सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर लाइफ के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। तो हमारी मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं इसमें। ठीक है, ये जो पिक्चर है इसमें साइड में, तो ये हम इसके बाद में करेंगे जब इस अटैक की बात होगी। ये पिक्चर उन्होंने पहले डिस्क्राइब की हुई है कि कैसे एक हेजमनी कहलाने वाला देश यूएसए, उसके ऊपर भी अटैक हो गया था। तो इसके बाद इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों, एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी है आयशा, जाबू एंड अंद्रे की। ये स्टोरी तीन लोगों की है, और ये से कैसे पॉलिटिकली, कैसे सोशली एंड कैसे कल्चरली हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले एक आयशा लड़की की स्टोरी है। बगदाद जो इराक में एक जगह है, तो वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन वहाँ पे 2003 में मिसाइल अटैक हो जाता है। तो उसकी उसमें टांग भी चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने सपने, जो ड्रीम है डॉक्टर बनना, उसको नहीं खोती है। दूसरी स्टोरी है जाबू की। जाबू है जो वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला है, डरबन का। तो उसका इंटरेस्ट है पेंटिंग में, मतलब वो एक पेंटर बनना चाहता है, एक आर्ट लाइन में जाना चाहता है, लेकिन उसके फादर चाहते हैं कि वो किस में जाए, वो एमबीए करे। ठीक है, तो वो नहीं चाहता, लेकिन फादर चाहते हैं एमबीए करे। तो एक ऐसी स्टोरी है जो आगे देखोगे आप, अंद्रेई की। अंद्रेई है वो एक यंग लड़का है जो ऑस्ट्रेलिया से है, पर्थ से है, ऑस्ट्रेलिया में जो पर्थ, पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो रशिया से आए थे। तो वो लड़का जब ऑस्ट्रेलिया में आता है तो वो यूजली जीन पहन के चर्च में जाता है। तो उसकी मदर इसके लिए गुस्सा भी करती है कि आप चर्च में क्यों जाते हो, चर्च में आपको फॉर्मल पहन के जाना चाहिए, ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। तो मतलब वो लड़का जो यंग है वो जीन्स कल्चर से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इन स्टोरी से क्या पता चलता है, जो आयशा है पहले देखो वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बन रही थी, लेकिन उसकी कंट्री के ऊपर अटैक हो रहे थे। तो जब अटैक होते हैं तो स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बंद रहते हैं। तो इसलिए वो फॉरेन आर्मी के बार बार अटैक्स, उसने अपना कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गई, ताकि वो अपने डॉक्टर का जो बनने का ड्रीम है वो पूरा कर सके। तो अब क्या पता चलता है इन स्टोरी से, पॉलिटिकली, आयशा की स्टोरी से पॉलिटिकली पता चलता है कि अमेरिका कैसे दूसरे कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा था, तो उनके लोगों की लाइफ उससे अफेक्ट हो रही थी। जाबू की स्टोरी से पता चलता है कि कैसे अमेरिका एजुकेशनली भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। एमबीए कर रहा है एक लड़का, एक बच्चा पेंटिंग करना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो एमबीए करे। तो ये जो है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ से आया, उस उनके पेरेंट्स के दिमाग में कहाँ से आया, ये सब अमेरिका ने बिजनेस पर्पस के लिए पूरे वर्ल्ड में अपने आप को फैलाया। तो अगर ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी खोलेंगे, ज़्यादा बिजनेस चलेगा, तो नेचुरली उससे रिलेटेड जो कोर्सेज है, जो एजुकेशन है, वो भी स्प्रेड होएगी। तो वो इस हिसाब से स्प्रेड हो रही, तो लोगों को, क्योंकि अब इसमें एमबीए करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। एक टाइम पे कल्चर आया था कि लोग, हर कोई एमबीए कर रहा था। तो ये कल्चर उसी टाइम पे आया था जब यूएसए डोमिनेंट पावर बन गया था। तो अब जो
उसके पेरेंट्स चाहते थे वो इसलिए एमबीए करे, क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है, पेंटिंग के बाद वो क्या करेगा? कैसे ये उनकी सोशल लाइफ को भी और उनकी जो एजुकेशनल जो पर्पस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे उसको अमेरिका उस टाइम पे प्रभावित कर रहा था। आगे है अंद्रेई। अंद्रेई एक जवान आदमी है जो जीन पहनता है, तो ये कैसे अमेरिका ने जब डोमिनेंस था, तो जो जब एमबीए आई, नेचुरली वहाँ पे काम करने वाले लोगों का कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी हुआ। जब आप दूसरे कंट्री के अंदर जाके पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस करते हो, सोशली भी करते हो, तो उनका कल्चर भी उनसे प्रभावित होता है। तो कैसे हमारे कल्चर मतलब वो दूसरे वर्ल्ड के में भी जीन्स का प्रभाव कैसे पड़ना शुरू हो गया। मतलब आज के टाइम पे आप देखते हो कि रेगुलर जीन हमारे बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये किसकी बदौलत है? उस टाइम पे यूएसए की बदौलत है, यूएसए की डोमिनेंसी की बदौलत है। तो ये जो तीनों स्टोरीज है, ये हमें क्या बताती हैं? ये हमें यही बताती हैं कि यूएसए अब जब यूएसएसआर खत्म हुआ, तो हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित किया और कैसे वो एक हेजमनी बन गया था, ठीक है, डोमिनेंट कंट्री बन गया था। अब कहते हैं अमेरिका, जब हम वर्ड करते हैं अमेरिका रेफर्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो कैसे हम इसको देखते हैं? कहते हैं कि जब अमेरिका को हम रेफ़र करते हैं, तो उसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, ठीक है। बट इट मे बी यूज़फुल टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट द एक्सप्रेशन अमेरिकन कवर्स द टू continents of the North and South America, that the US is the only one of the countries of the American continent। तो अमेरिका कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और यूएसए उसका एक कंट्री है, यानी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को मिला के एक कॉन्टिनेंट है। और मतलब उसको, इस कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसका एक पार्ट है, उसका एक कंट्री, जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है और इंडिया उसका एक कंट्री है। ऐसे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है और यूएसए उसका एक कंट्री है। तो ये आपने बात है इसमें याद रखनी है, जब बात आए तो ये नहीं कहना कि यूएसए एक कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। यूएसए एक कॉन्टिनेंट के पार्ट है उसका। अब बिगिनिंग ऑफ द, अब हम इस, ये तो आपको पहले बताया कि स्टोरीज के थ्रू बताया कि कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहा था अमेरिका, कैसे हेजमनी बना, कैसे हेजमनी का प्रभाव पड़ रहा था और अमेरिका किसको बोलते हैं, यूएसए किसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि यूएसए हेजमनी बना कैसे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसी बाइपोलर वर्ड से यूनिपोलर वर्ड में आया, उसके बारे में। बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, नया संसार का एक पार्ट दुनिया के सामने आया, तो वो कैसे शुरू हुआ? तो नेचुरली है, ये तो कॉमन सेंस आपने पिछली क्लास में भी किया है। तो ये कैसे आया होएगा? ये इससे ऐसे लिए आया क्योंकि जब क्या हुआ, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। तो ठीक है, जो दो सुपर पावर्स पहले थी उनमें से एक सुपर पावर्स ख़त्म हो गई, तो यूएसए की हेजमनी कब शुरू हुई? 1991 में। एंड कोल्ड ऑफ एंड वार भी 90 एंड 1991 दोनों ही ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए, ये पिछले साल के जो अभी पेपर हो चुका है लेटेस्ट 2020 का, ये पॉलिटिकल साइंस प्लस टू का पेपर हो, उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो कोल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ? 1990 भी लिखते हो या 1991, दोनों ही ठीक आंसर हैं। अगर इस हिसाब से अगर अगर क्वेश्चन आए कि यूएसए हेजमनी कब स्टार्ट होती है, वो भी 1991 में स्टार्ट हो जाती है, जब यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, this is a largely correct, but we need to keep in mind two riders to this. First, we shall we shall see UN operation which is called Operation Desert Storm was overwhelmingly American. नहीं सॉरी, ये नहीं है। 32 33 पेज, बिगनिंग ऑफ द न्यू ऑर्डर, ये रहा। हाँ। Some aspects of USA hegemony did not emerge in 1991। तो जो कुछ एस्पेक्ट्स है यूएसए की हेजमनी के, वो 1991 में नहीं भी हुए थे, बट एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे स्टार्ट हो गए थे। अगर कहते हैं कि हम यूएसए की हेजमनी है वो आफ्टर 1991 ही हुए, नहीं। इसके
प्रभाव दुनिया में यूएसए का कब दिखना शुरू हो गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही दिखना शुरू हो गया था। और यूएसए did not start behaving like a hegemonic power from 1991. It became clear much later that the world was the fact living in a period of hegemony. तो जब 1945 में ये क्लियर होना शुरू हो ही गया था कि भी अमेरिका अब एक बहुत बड़ी पावर है। 1991 के बाद ये पता चल गया था कि अब इसकी हेजमनिक है, लेकिन पावरफुल है ये 1945 के बाद ही हमें पता चल गया था। अब देखो इन अगस्त 1990 इराक, अब देखो यो कैसे वो इंसिडेंट्स आएंगे जिससे ये पता चल रहा था कि अमेरिका कैसे दूसरे लोगों को, दूसरे कंट्रीज को, दूसरी वर्ल्ड को इन इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस मतलब डोमिनेट कर, नॉट इन्फ्लुएंस, डोमिनेट कर रहा है। तो हम उसके बारे में अभी इसमें देखते हैं। सबसे पहले है इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत। एक घटना है, एक इंसिडेंट है जो इराक है, जो अरब कंट्री है, इसने क्या किया, किसके ऊपर अटैक कर दिया, इसने कुवैत पे अटैक कर दिया। rapidly occupying and subsequently annexing it after series of diplomatic attempts failed to it convincing Iraq to quit its aggression। तो बहुत सारे ऐसे ट्राइज की गई, डिप्लोमेटिकली जतन किए गए, डिसीजन लिए गए कि ताकि इराक को बोले कि वो अपना कुवैत के ऊपर जो अटैक कर रहा है उसको छोड़ दे, उसको कन्विंस किया गया। लेकिन यूनाइटेड नेशन जो 1945 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसके रिगार्डिंग आपको 6 चैप्टर भी है प्रॉपर में, तो उसने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन ने लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स उनको वहाँ से उनको फतवा जारी कर दिया, लिबरेशन आप छोड़ दो, है ना। For the UN, this was a dramatic decision after the years of deadlock during the Cold War। यूएनओ बना था 1945 के बाद, सबसे पहली बार कोल्ड वॉर के बाद यूएन ने एक ऐसा डिसीजन लिया था जो बोल्ड डिसीजन था। उससे पहले वो चुप थे ये ऑर्गेनाइजेशन। द यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम पे डब्ल्यू बुश बुश थे। उन्होंने क्या किया, एमरजेंसी ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो अब क्या था उसके टाइम पे, एक नया संसार सामने आया था दुनिया के, वो था यूएसए। तो अ मासिव कॉलिशन फोर्स, मतलब इन्हों के नेचुरली ये क्यों के बता रहे हैं कि यूएसए का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था यूएन के अंदर, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी, तो इसलिए यूएनओ ने ये ऑर्डर दिए थे उस टाइम पे। अ मास from 34 countries fought against Iraq and defeated it in what came to be known as First Gulf War। उस टाइम पे 6,60,000 जो ट्रूप्स है, सेना की टुकड़ियां थी, 34 कंट्रीज इराक के अगेंस्ट लड़े थे, यानी अमेरिका के साथ मिलके। और उन्होंने इसमें अमेरिका ने, सॉरी, इराक के खिलाफ लड़े थे। उन्होंने इसमें इराक यानी अमेरिका के साथ बहुत सारे कंट्री से मिलके इराक को हराया था, क्योंकि इराक उनको लग रहा था कि अब अपनी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है। तो डिफीटेड, इन्होंने इसको हराया। तो इसको इसको किस चीज़ के नाम से जाना जाता है, जब इतने सारे ट्रूप्स ने इतने सारे कंट्रीज के मिलके अगेंस्ट इराक के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाई, एक लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को क्या बोला जाता है, फर्स्ट गल्फ वॉर। गल्फ क्या है, गल्फ तो आपने ज्योग्राफी में किया होएगा। गल्फ एक पार्ट है जिससे रिलेटेड उसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उसके बने हुए हैं, उनको गल्फ कंट्रीज़ भी बोला जाता है। तो इसीलिए जो इराक है और उस टाइम पे जो ये वाला पार्ट है, तो ये गल्फ के पास, उस टाइम का नहीं, मतलब गल्फ के पास है इराक, तो इसीलिए इसको एक नाम दिया गया। मतलब गल्फ से रिलेटेड कंट्री के साथ वॉर का मतलब फर्स्ट गल्फ वॉर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो दो तीन टर्म्स आगे आएंगी, फर्स्ट गल्फ वॉर, अगली एक टर्म और आएगी, दो तीन आएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपरों में हर साल इस चैप्टर में से एक न एक टर्म जरूर आती है। ठीक है, आगे देखो। 34, here is number 34। हाँ, ये हम कर रहे थे कि गल्फ वार। तो उस टाइम पे यूएनओ ऑपरेशन विच इज़ कॉल्ड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, उस टाइम यूएनओ ने एक ऑपरेशन चलाया, यानी यूएनओ ने ही क्या कहा, यूएनओ के साथ ही जो 34 कंट्रीज 60,60,000 ट्रूप्स ने मिलके इराक के ऊपर अटैक किया था। तो इस ऑपरेशन को एक नाम दिया गया था, जो वो ये
फर्स्ट गल्फ वॉर भी बुलाया जाता है और इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया था यूएनओ ने। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यानी ये एरिया बहुत ड्राई है, तो स्टॉर्म मतलब बड़े ही तेज़ी से इनको ख़त्म किया गया था उस टाइम पे। जो इराक है, इराक की जो इंटरफेरेंस है उसको दबाने के लिए बहुत तेज़ चीज़ एक ऑपरेशन चला था। ये was overwhelmingly American. An American general, Norman Scatchroff, led the UN coalition, and nearly 75% of the coalition forces were from the USO. यूएस यूएनओ ने कुछ कंट्रीज के साथ मिलके जो अमेरिकन जनरल उसमें नॉर्मन स्कचरॉफ सचवार्सकॉफ था उसके साथ मिलके यूएनओ ने यूएसए और यूएनओ ने मिलके जिसमें 75 मतलब जितने वो कंट्रीज थे जिन्होंने इराक को ख़त्म करना था, इराक में जो सिचुएशन पैदा हो रही थी, इराक बहुत डोमिनेट करने आ रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए 75% मतलब 100% लोग गए थे, उसमें से 75% किसकी आर्मी थी, किसकी फोर्सेस थी, वो यूएसए की फोर्सेस थी। मतलब तो कहने का मतलब है कि यूएनओ ने अगर 75% यूएसए की फोर्सेस यूज़ कर रहा तो नेचुरली है कि यूएनओ किससे इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे, यूएसए, और यूएसए के कहने पे यूएनओ ने यूएसए पे कहने के ऊपर ही ये अटैक उस टाइम पे इराक पे किया था। ऑल दो द इराकी प्रेसिडेंट, उस टाइम पे इराक के प्रेसिडेंट कौन थे, सदाम हुसैन। याद रखना, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ये कौन थे, सदाम हुसैन। हैड प्रॉमिस द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, यानी उसने जो फर्स्ट गल्फ वॉर है, जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को क्या बोला सदाम हुसैन ने, द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, जितनी भी लड़ाइयाँ उसकी जो मदर है, ये अब इस चीज़ को हमने जीतना है। द इराकी फोर्सेस आर क्विकली डिफीटेड, उनको बहुत जल्दी हारना पड़ा इराक वाली यानी सद्दाम हुसैन की फोर्सेस को। एंड उनको क्या बोला, फोर्स टू विदड्रॉ फ्रॉम कुवैत, और उनको कुवैत से हटा दिया गया। ठीक है, नेचुरली वो कुवैत में ही अपना ज़्यादा उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, कुवैत को अपने अंडर अनेक्स कर रहे थे, मिला रहे थे, उनके ऊपर अटैक इसलिए किया था, तो इसलिए कुवैत से उसको हटा दिया किसने, यूएन और यूएसए के साथ जितने भी कंट्रीज़ ने मिलके, जो हमने वो कंट्रीज़ के किए थे मिलके, इसको वहाँ से हटा दिया गया। अब क्या है, द फर्स्ट गल्फ वॉर वॉज रिवील्ड द वास्ट टेक्नोलॉजी गैप दैट हैड ओपनड अप बिटवीन द यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड दैट ऑफ द अदर स्टेट्स। फर्स्ट गल्फ वॉर ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी थी, ये पता चल गया था कि अमेरिका कितना पावरफुल है, क्यों, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो इसीलिए तो सद्दाम हुसैन और उसकी फोर्सेस जीत नहीं पाई। द हाईली पब्लिसाइज यूज ऑफ सो कॉल्ड स्मार्ट बॉम्ब्स, इस वाले वॉर में इन्होंने कौन से बॉम्ब यूज किए थे, स्मार्ट बॉम्ब। और इसको इसको किस चीज़ और क्या बुलाया जाता था, इसको कंप्यूटर वॉर भी बुलाया जाता था। ठीक है, इस वॉर को कंप्यूटर वॉर भी बुलाया बुलाया जाता था। एंड वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज, और जो ये वॉर है इसको टेलीविजन ने कवर करके लोगों को तक पहुंचाया था, यानी ये वॉर लगातार टेलीविजन पे आ रही थी, तो इसलिए इस वॉर को वीडियो गेम वॉर भी बुलाया जाता था। याद रखना, फर्स्ट गल्फ वॉर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसमें जो बॉम्ब यूज़ किए गए थे उसकी वजह से इसको बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किए गए थे, इसलिए इसको कंप्यूटर वॉर बोलते हैं। और टीवी पे लगातार इसका टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था, इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी बुलाया जाता है। ठीक है, लोगों ने अपने घर में यूएसए और अदर कंट्रीज में मिलके इस वॉर को अपने घर पे बैठ के देखा था। तो इनक्रेडिबली द यूएस मे एक्चुअली हैव मेड अ प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर, तो प्रॉफिट किसको मिला, यूएसए को। अकॉर्डिंग टू मैनी रिपोर्ट्स यूएसए रिसीव्ड मोर मनी फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया देन इट हैड स्पेंट ऑन द वॉर, तो उसने ये बहुत सारा पैसा जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से भी लिया था इस वॉर पे, है ना, खर्च करने के लिए। आगे आपको एक पिक्चर दिखानी है मैंने, एक मिनट। हाँ, हाँ, ये वाली पिक्चर, ये पिक्चर एक रोड की है, जो बसरा जो ये रोड है इराक में। इस रोड में क्या था, इस रोड में क्या था देखो ना, ये 1991 में जब फर्स्ट फेबररी के बीच में इस रोड पे उन्होंने जो यूएसए एंड ट्रूप्स उसके अदर कंट्री से मिलके इस रोड पे बहुत ज़्यादा अटैक किया था। ये पिक्चर उस टाइम की ली हुई है कि कैसे सामान बिखरा पड़ा, तो इन्होंने जो बॉम्ब है ना उसने बाई एयर गिराए थे। ये बाई एयर वॉर थी यूएसए की इनके ऊपर अटैक करने की। तो बहुत सारे इस टाइम पे जो कुवैत से लोग थे वो बाहर आ रहे थे, मूव कर रहे थे, क्योंकि ये कुवैत को बचाने के लिए यूएसए के यहाँ पे कैंप
इराक के यहाँ पे कैंप बने हुए थे, बेस कैंप बने थे, यहाँ उनकी आर्मी थी, उनको ख़त्म करने के लिए ही किया गया था। तो बहुत सारे लोग यहाँ से इस रोड से माइग्रेट हो रहे थे। मतलब माइग्रेट मतलब वो अपना कंट्री छोड़ के जाना शुरू कर दिए थे। वो रिफ्यूजीज़ भी थे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस रोड पे रहने वाले, जो आगे जाना चाहते थे, छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको निकाला भी जा रहा था। तो इन्होंने इस टाइम पे यहाँ पे अटैक किया था, तो इसीलिए इस अटैक की पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है कि यूएसए ने ये ठीक नहीं किया, क्योंकि ये एक वॉर क्राइम है। तो मतलब वहाँ इतने लोग हैं, वहाँ पे निर्दोष लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, और वो भी इसमें मारे जा रहे हैं, और वो स्पेशली जिस कुवैत जिनको ज़बरदस्ती वहाँ से, कुवैत के लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती वहाँ से उखाड़ा जा रहा है। तो इसीलिए ये उस टाइम पे एक वॉर क्राइम बनाया, और इसको जिनेवा कन्वेंशन जो 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी, ये बनाई दी गई थी, जब भी वॉर होएगी हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, किसका रखना, ह्यूमैनिटी का, कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्दोष लोग, ह्यूमंस को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। लेकिन इसमें उसी चीज़ की वायलेशन भी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। ये तो जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश का टाइम था, तो उस टाइम की बात है। आगे मैं आपको फर्स्ट गल्फ वॉर उस टाइम पे हुई थी। आगे उसके बाद अमेरिका में क्या है, अमेरिका मतलब यूएसए में क्या है, तो उसमें दो पार्टीज है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जो बुश थे वो रिपब्लिक पार्टी थे, वो इराक की वो जीते भी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस टाइम पे इलेक्शन हुआ था 1992 में, उसमें हार गए थे। तो उसमें अगला इलेक्शन किसने जीता था, बिल क्लिंटन ने जीता था, जो किस पार्टी से थे, डेमोक्रेटिक पार्टी। बुश किस पार्टी से थे, ये रिपब्लिक पार्टी से थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने, इवन कि इन्होंने इराक के ऊपर हमला किया, ये जीत भी गए, उसके बावजूद भी बुश इलेक्शन उस टाइम पे हार गए थे। तो क्लिंटन जब आए पॉलिटिक्स में, तो इनका क्या मतलब था, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, दूसरे कंट्रीज़ को कैसे एनेक्स करना, मिलिट्री वेपन पे ज़्यादा था, मिलिट्री पे, वेपन्स पे ज़्यादा फोकस था। लेकिन जो क्लिंटन, उन्होंने किस पे फोकस किया, उसने डोमेस्टिक पे फोकस किया रादर दैन फॉरेन पॉलिसीज इश्यूज। बिल क्लिंटन 1996 में फिर इलेक्शन जीत गए, और वो 8 साल तक यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। During the Clinton years, it often seemed that the US had withdrawn its internal affairs, was not fully engaged in world politics. क्लिंटन के टाइम पे जो यूएसए है वो फुल्ली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंगेज नहीं था। बट इन फॉरेन पॉलिसी, क्लिंटन गवर्नमेंट टेंडेड टू फोकस ऑन सॉफ्ट इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन। याद रखना, क्लिंटन अपने टाइम पे किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, सॉफ्ट इश्यूज कौन कौन से थे उनके, कई बार 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आया था, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते थे, क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज आ रही थी उसके ऊपर फोकस था, मतलब इनका इंटरनल इश्यूज के ऊपर फोकस था। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी था, तो इन इश्यूज पे ज़्यादा फोकस था, वर्ल्ड ट्रेड पे फोकस था। हार्ड पॉलिटिक्स मतलब मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी पावर को लेके इनका कोई ज़्यादा फोकस उस टाइम पे क्लिंटन के पीरियड में नहीं था। नेवरदलेस, इसके बावजूद भी क्या है कि यूएसए ऑन ओकेजन डिड शो इट्स रेडीनेस टू यूएस मिलिट्री पावर इवन ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स। हम कहते हैं कि इनका इंटरनल सॉफ्ट इश्यूज के ऊपर फोकस था क्लिंटन ईयर्स के टाइम पे, लेकिन उसके बावजूद भी क्लिंटन ईयर्स के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि इनका मिलिट्री पावर के ऊपर कोई फोकस नहीं था। इन्होंने भी क्लिंटन ईयर्स के टाइम पे भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुए जो मिलिट्री पावर से रिलेटेड थे। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड था इस पीरियड का 1999 का, response to Yugoslavian actions against the predominantly Albanian population in the province of Kosovo। यूगोस्लाविया में जो कोसोवो में अल्बेनियन पॉपुलेशन, अल्बेनियन लोग रहते थे, उनको यूगोस्लाविया वहाँ से निकाल रहा था, उनको डोमिनेट कर रहा। तो इसमें यूएसए ने अपनी इंटरफेरेंस की थी। अब किसके साथ, अपने नाटो कंट्रीज़ के साथ, इनके ऊपर बॉम्बार्ड अटैक के बॉम्ब गिराए गए थे। और यूगोस्लाविया फॉर वेल ओवर 2 मंथ, 2 महीने तक यूगोस्लाविया इस चीज़ से उनको ख़त्म कर दिया, फोर्सिंग द डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्लोबोदान मिस्लोसेविक एंड द स्टेशनिंग ऑफ द नाटो फोर्स इन कसोवो। तो उन्होंने वहाँ पे एक लीडर था, गवर्नमेंट थी स्लोबोदान की, उसको फोर्सली उसको डाउनफॉल कर दिया, उसको गिरा दिया गया। मतलब यूगोस्लाविया को एक तरीके से हरा दिया गया। मतलब वो जो लोग अल्बेनियन लोगों के साथ कर रहे थे, उनमें इंटरफेरेंस कर रहे थे, उनको वहीं दबा दिया गया, और वहाँ पे नाटो फोर्स की सेना ठहरा दी गई, कहाँ पे, कासोवो में, ताकि उनके बीच में, यूगोस्लाविया अल्बेनिया के बीच में शांति बनाई सके। मतलब ये है कि ये इनका अपना इशू है, कि अपने अल्बेनिया और यूगोस्लाविया के अपने बॉर्डर एरियाज, अपने इश्यूज थे जो भी है। ये एक्चुअली में एथनिक इशू था, एथनिसिटी का इशू था।
तो उसमें देखो एक कंट्री अमेरिका यानी यूएसए बाहर से आके इंटरफेरेंस कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्लिंटन के टाइम पे भी ये था कि ये इन लोगों का वर्ल्ड में मिलिट्री पावर को लेके कहीं ना कहीं ये लोग एक्टिव थे उस टाइम पे भी यूएसए। अनदर सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री एक्शन ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स, पहला तो यूगोस्लेविया वाला इंसिडेंट हो गया, दूसरा एक्शन कौन सा था, क्लिंटन रिस्पॉन्स टू द बॉम्बिंग ऑफ द यूएस एम्बेसीज। यूएसए की एम्बेसीज थी नैरोबी कीनिया एंड दार es सलाम। नैरोबी कीनिया, दार es सलाम सारे साउथ अफ्रीका में है, तंजानिया भी वहीं पे है। इन 1998 का ये बात है। दीज बॉम्बिंग्स वर एट्रीब्यूट टू अल कायदा, अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टूडेंट्स। माफ़ करना, बीच में ना लाइट चली गई थी, तो थोड़ा सा टॉपिक जो मैं आपको करवा रही थी उसको हम देखते हैं। हम यहीं पे थे कि जब इन्होंने नैरोबी कीनिया एंड दार es सलाम में तंजानिया में यूएसए एम्बेसीज के ऊपर बॉम्बिंग हुई, तो तब उसके टाइम पे जो यूएसए मिलिट्री है उसने वहाँ पे उस टाइम पे एक्शन लिया था। और मैंने अलकायदा की बात की थी कि अलकायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसका एक पार्ट जिसका एक जिसमें से एक जो टेररिस्ट है वो अपना उसामा बिन लादेन भी है, जिसने बाद में यूएसए के ऊपर अटैक भी किया था। यूएसए के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस पर अटैक किया था। इसके बारे में हम नेक्स्ट अगले जब टॉपिक में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये लोग जो अलकायदा है ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ अलकायदा, इट इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडिया। जो ये एक्सट्रीम इस्लामिक आइडियाज़ है उनसे इन्फ्लुएंस एक ऑर्गेनाइजेशन थी। Within a few days of this bombing, प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर्ड, जब इन्होंने नैरोबी कीनिया और दार es सलाम तंजानिया में अलकायदा ने यूएसए एम्बेसी के ऊपर, ठीक है, जो अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन है इसने जब यूएसए एम्बेसी जो यहाँ पे भी थी नैरोबी करीनिया और दार es सलाम तंजानिया में, यहाँ पे अटैक कर दिया था, बॉम्बिंग अटैक कर दिया था। तो इस बॉम्बिंग अटैक के कुछ दिन बाद ही बिल क्लिंटन ने क्या ऑर्डर कर दिया, एक ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया। उसका नाम था ऑपरेशन का ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, ठीक है। ऑपरेशन क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले जो पिछला नहीं मतलब ये 2020 का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑपरेशन इन्फिनिट reach, a series of cruise missile strikes on al-Qaeda terrorist targets in Sudan and Afghanistan। अल-कायदा के जितने भी टेररिस्ट एरियाज थे सूडान में अफ़गानिस्तान में, उसके ऊपर क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स किया था। किसने, यूएसए ने। किसने करवा, किसके टाइम पे हुआ था, बिल क्लिंटन के टाइम पे थे। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच। जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम पे ऑपरेशन हुआ था वो क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और वो ऑपरेशन किसके रिगार्डिंग था, इराक और कुवैत कुवैत के रिगार्डिंग था। और ये जो ऑपरेशन है ये क्लिंटन ने कराया था, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। मतलब ये मिसाइल से स्ट्राइक किया गया था किसके ऊपर, अलकायदा की जो टेररिस्ट टारगेट थे उस पर सूडान और अफगानिस्तान में, ठीक है। ये बातें ये आपने याद रखनी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है दोनों ही। The US did not bother about the UN sanction or provisions of the international law in this regard। यूएसए ने ये तय करके एक चीज़ तो साबित कर दी कि यूएनओ के बारे में उनको कोई परवाह नहीं है। यूएनओ क्या प्रोविज़न देता है, इंटरनेशनल लॉ यूएनओ का क्या कहता है। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, रिलेशनशिप्स को स्मूथली बनाती है कंट्रीज़ के बीच में, तो उसका कुछ इंटरनेशनल लॉ भी बनाए हुए हैं। उस इंटरनेशनल लॉ की इस अटैक ने ये साबित कर दी कि यूएसए को कोई परवाह नहीं है। It was led that the some of the targets were civilian facilities unconnected to terrorism। तो कुछ सिविलियंस के ऊपर को भी टारगेट किया गया था जो किसके साथ, जो जिनका टेररिज्म के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं था। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए इनका क्रिटिसिज्म भी होता है। इन रेट्रोस्पेक्ट दिस वाज अ मियरली द बिगनिंग, कहते ही उस टाइम पे एक तरह की सिर्फ शुरुआत ही थी। मतलब अब यूएसए और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में उस टाइम पे एक शुरुआत हो चुकी थी कि ये इन्होंने यूएसए ने पहले इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने यूएस एम्बेसीज को टारगेट किया, फिर यूएसए ने जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के सेंटर्स थे उनको टारगेट किया सूडान एंड अफगानिस्तान में जाके, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक आपने
पढ़ लो, मैं आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर देती हूँ आपके ग्रुप में। और इससे रिगार्डिंग इसको पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं पहले भी दिन भी बोली थी कि वर्ड पॉलिटिक्स बुक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे करेंगे, कल आने वाले लेक्चर में करेंगे 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। टेरर मतलब टेररिज्म के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। थैंक यू दोस्तों।